हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू तक। तो आज हम लोग जो है उत्कर्ष क्लासेस की जो हमारे चैनल पे सीरीज चल रही है, ये हाफ ईयरली वाली जो बुक है करंट अफेयर्स की, कुमार गौरव सर की। इसमें जो आपको जनवरी 2023 से जून 2023 तक के सारे कंटेंट, जो जितने भी सेलेक्टिव कंटेंट हैं वो देखने को मिलेंगे। तो उसी सीरीज़ के अंतर्गत जो है एक और वीडियो जो आज अपलोड कर रही हूँ मैं। इसमें जो है आपको आर्थिक परिदृश्य करके एक टॉपिक है इनका। इसी से रिलेटेड जितने भी दिए गए हैं वो न्यूज, ये आर्थिक परिदृश्य करके इससे रिलेटेड जितने भी अभी इकोनॉमी से रिलेटेड पिछले 6 मंथ के जितने भी न्यूज रहे टॉप वाले, वो सारे इसमें जो है कवर अप करवाया गया है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जितने भी इकोनॉमिक सेक्शन वाले क्वेश्चंस जो हैं इससे वो काफ़ी हद तक आपके बन जाएंगे। तो आइए बिना देरी की वजह शुरू करते हैं। और अगर सेशन पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जहाँ भी कमी लगे तो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद अगर चैनल पे न्यू है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो आपको सारी नोटिफिकेशंस समय पे उपलब्ध हो जाएगी। तो बस इतना ही, आइए शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर जो है इस बार जो है एसपीडी की बुक थोड़ी जो है इस बार लेट हो गई है। तो नेक्स्ट मंथ से जो मैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम जो है अपलोड करूँगी। इस बार थोड़ा जो है अभी उसमें भी जो है वन लाइनर कंप्लीट हो चुका है एसपीडी की, सितंबर वाली की। और एमसीक्यू की भी जो एक वीडियो जो अपलोड है, और एक वीडियो जो और जो है वो भी आज ही अपलोड हो जाएगी। तो एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है शुरू के 1 से 62 पेजेस तक बचेंगे, तो उसको भी मैं कोशिश करूँगी कि इसी मंथ में उसको भी अपलोड कर दूँ। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसके अब एक नए इनिशिएटिव के तहत जो है आपको हर बुक का जो है पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाया जाएगा। तो वो उसको भी आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद जो है आपको हर बुक का पीडीएफ वहाँ पे जो है वो उपलब्ध मिलेगा। तो इसका जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये कमेंट सेक्शन में भी जो है सबसे टॉप पे आपको दिखेगा लिंक। तो वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे अभी आर्थिक परिदृश्य के बारे में। तो आइए फटाफट देखें इसमें क्या क्या है। इसमें अगर आपका पहला देखें तो पहला टॉपिक है कि भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य। भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य के बारे में आइए देखें। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने जो है 7 जनवरी 2023 को घोषणा की है कि केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां बैंकिंग सेक्टर अब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। कहाँ पे? केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा। केरल राज्य सभी जिलों में कम से कम एक बचत और चालू खाते को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य है। कम से कम एक बचत और एक चालू खाते को डिजिटलाइज करने वाला जो है पहला राज्य केरल राज्य बन गया। वर्ष 2021 में त्रिशूर राज्य में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बन गया था। वर्ष 2021 में जो है त्रिशूर राज्य में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बन गया था। त्रिशूर जो जिला था केरल का, वो जो था वर्ष 2021 में ही डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बन गया था। तो आप लोगों ने देख लिया। आइए हम नेक्स्ट देखें क्या है आपका। चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र। चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में तेलंगाना के हैदराबाद में 4200 करोड़ रुपये के निवेश से चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की जो है स्थापना करने की घोषणा की गई है। 4200 करोड़ की लागत से जो है चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना जो है तेलंगाना के हैदराबाद में की गई है। C4IR तेलंगाना विश्व आर्थिक मंच की चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क में शामिल होने वाला 18वां केंद्र है। C4IR तेलंगाना विश्व आर्थिक मंच की चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क में शामिल होने वाला 18वां केंद्र है, जो 4 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। कहाँ पे? 4 महाद्वीपों में जो है ये फैले हुए हैं। तेलंगाना जो है इसका आपका 18वां केंद्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि T+1 सेटलमेंट सिस्टम। यह T+1 सेटलमेंट सिस्टम शेयर बाजार के दोनों महत्वपूर्ण सूचकांक NSE और BSE के शेयर सौदों पर लागू होगा। फिर से सुनिए, यह T+1 सेटलमेंट सिस्टम शेयर बाजार के दोनों महत्वपूर्ण सूचकांक NSE और BSE के शेयर सौदों पर जो है लागू होगा। इस T+1 से सभी स्टॉक निपटान अगले दिन किए जाएंगे, जिससे शेयर बाजार में वित्तीय लेन देन तेजी से होगा। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष अगर देखें तो माधवीपुरी बुच हैं। तो आप लोगों ने देख लिया T+1 सेटलमेंट सिस्टम क्या है। T+1 सेटलमेंट सिस्टम जो है बेसिकली शेयर बाजार से रिलेटेड है। सिस्टम शेयर बाजार के दो महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं NSE और BSE के शेयर सौदों पर लागू होगा। इस T+1 सिस्टम से सभी स्टॉक निपटान अगले दिन किए जाएंगे, जिससे शेयर बाजार में वित्तीय लेन देन तेजी से होगी। तो बेसिकली आपका जो है शेयर बाजार में वित्तीय लेन देन में तेजी लाने के लिए, रफ्तार लाने के लिए जो T+1 सेटलमेंट सिस्टम है
नेक्स्ट आपका है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में देखिए तो केंद्र सरकार की तरफ से जो है पहली बार ग्रीन बॉन्ड की बदौलत पैसा जुटाने पर जोर दिया जा रहा है। फिर से सुनिए, केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार ग्रीन बॉन्ड की बदौलत पैसा जुटाने पर जोर दिया जा रहा है। इसे लेकर आरबीआई द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की पहली किस्त जो है जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में जारी की गई है। इसके लिए जो है आरबीआई के द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की पहली किस्त जो है जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में जारी की गई। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2023 तक ग्रीन बॉन्ड से 16,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2023 तक ग्रीन बॉन्ड से 16,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। तो आइए देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करता है। और देखिए क्या है, बजट से एक दिन पहले जो है यह आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2023-24 में 6.5% बढ़ने व इस वित्तीय वर्ष में 2021-22 में 8.7% की तुलना में 7% रहने का अनुमान है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या क्या है देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2023-24 में 6.5% बढ़ने व इस वित्तीय वर्ष में जो 21-22 वाला है उसमें 8.7% की तुलना में 7% रहने का अनुमान है। एक लाइन और है, देख लीजिए, भारत विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था जो है आपका वो बना रहेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से देखें, सकल घरेलू उत्पाद अगले वित्त वर्ष में 11% होना अनुमानित है। सकल घरेलू उत्पाद अगले वित्त वर्ष में 11% होना अनुमानित है। वैश्विक आर्थिक राजनीतिक विकास के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6 से 6.8% की सीमा में होगी। इस वित्त वर्ष में 6.8% मुद्रास्फीति का आरबीआई अनुमान ऊपरी लक्ष्य सीमा के बाहर है। अर्थव्यवस्था की विकास दर अगर देखें तो मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में जो है विकास दर 8.7% रही थी। तो ये आपका जो था आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसको आप लोगों ने देख लिया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका है कि ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी निवेशक बना भारत। इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी द्वारा भारत को ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी द्वारा जो है भारत को ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है। इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी जिसे ISA कहते हैं और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स अन्वेषण विस्तार अनुबंध का जो है आदान प्रदान किया है। क्या किया है फिर से देखिए, तो इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स अन्वेषण विस्तार अनुबंध का आदान प्रदान किया है। आइए फिर नेक्स्ट देखें क्या है, ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड है। इंदौर नगर निगम जो है हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहरी निकाय बन गया है। इंदौर नगर निगम हरित बॉन्ड को जारी करने वाला ग्रीन बॉन्ड को भारत का दूसरा शहरी निकाय बन गया। इस बॉन्ड के जरिए निगम की 244 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। कितना? 244 करोड़ जो है रुपये जुटाने की योजना है। इस राशि का इस्तेमाल जो है 60 मेगावाट क्षमता वाला सौर संयंत्र लगाने के लिए किया जाएगा। फिर इस राशि का जो इस्तेमाल है वो 60 मेगावाट क्षमता वाला सौर संयंत्र लगाने के लिए किया जाएगा। यह संयंत्र इंदौर के वाटर पंप स्टेशन पर लगाया जाएगा। गाजियाबाद भारत का पहला नगर निगम है जिसने मार्च 2021 में ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए थे। गाजियाबाद जो है भारत का पहला नगर निगम है जिसने मार्च 2021 में ही ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी किया था। इंदौर अब आपका जो है इंदौर नगर निगम दूसरा बन गया है, भारत का दूसरा शहरी निकाय। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण। भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण के बारे में देखें तो वर्ष 2021-22 के दौरान भारत को 89,127 मिलियन डॉलर का विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ, जो कि एक वर्ष में प्राप्त अब तक का सर्वाधिक आवक प्रेषण है। देखिए कुछ डाटा दिए गए हैं आवक प्रेषण पर पिछले 5 वर्षों के आंकड़े। तो 18-19 में जो था 76,396, 19-20 में 83,195, 20-21 में 80,195 और 21-22 में जो है 89,127 आवक प्रेषण। प्रमुख देशों की अगर हिस्सेदारी देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो 23.4% के साथ है, संयुक्त अरब अमीरात 18% के साथ और यूनाइटेड किंगडम 6.8% के साथ।
आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। आरबीआई द्वारा रेपो दर में बढ़ोतरी। 8 फरवरी 2023 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा की। रेपो दर में 0.25 बीपीएस आधार अंक बढ़ाकर 6.50% करने का निर्णय लिया है। कितना? 0.25 बीपीएस आधार अंक बढ़ाकर 6.50% करने का निर्णय लिया है। पिछले 9 महीनों में आरबीआई द्वारा ब्याज दर में की गई छठी वृद्धि है। यह पिछले 9 महीनों में जो है आरबीआई द्वारा ब्याज दर में की गई छठी वृद्धि है। आरबीआई ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 24 आर्थिक विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो है आर्थिक विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है आरबीआई ने, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण के 6.5% के अनुमान से कम है, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण के जो 6.5% का अनुमान है उससे जो है कम है। और देखिए क्या है, तो 8 जून 2023 को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो है नीतिगत दरों को स्थिर रखने की घोषणा की। 8 जून 2023 को जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो है नीतिगत दरों को स्थिर रखने की घोषणा की। इससे पहले अप्रैल 2023 में हुई बैठक में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। मौद्रिक नीति समिति 2016 सदस्य देखें तो 6 हैं। पदेन अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर हैं। एक वर्ष में 6 बार मौद्रिक नीति प्रस्तुत करती है। एक वर्ष में जो है कितनी बार? 6 बार मौद्रिक नीति को जो है वो प्रस्तुत करती है। मौद्रिक नीति समिति जो है ये 2016 का है। सदस्य इसमें कितने हैं? 6। और पदेन अध्यक्ष जो है वो आरबीआई के गवर्नर हैं। फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि हार्विगर 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार। हार्विगर 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है 22 फरवरी 2023 को दूसरे वैश्विक हैकाथॉन हार्विगर 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार की घोषणा समावेशी डिजिटल सेवा विषय के साथ की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 फरवरी 2023 को दूसरे वैश्विक हैकाथॉन हार्विगर 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार की घोषणा जो है समावेशी डिजिटल सेवा विषय के साथ की है। यह हैकाथॉन में डिजिटल वित्तीय सेवाओं को विकलांगों के लिए सुलभ बनाने पर समर्पित है। हैकाथॉन के विजेता को 40 लाख रुपये और उप विजेता को 20 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। हैकाथॉन के जो विजेता हैं उनको 40 लाख रुपये और उप विजेता को 20 लाख रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है कि हेज विद क्रिप्टो के बारे में। हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार जो है भारत 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार सातवें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है। फिर से सुनिए, हेज विद क्रिप्टो क्या है। तो हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार जो है भारत 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने वाला जो है सबसे बड़ा देश है, जिसमें 10 में से 7.37 के स्कोर हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिप्टो अपनाने में 10 में से 7.07 के स्कोर के साथ दूसरे सबसे बड़ा देश है। वही ब्राज़ील जो है 6.81 स्कोर के साथ जो है तीसरे स्थान पे है। तो अपना देश इसमें भारत जो है वो 7वें स्थान पे है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका है कि 2000 से अधिक यूपीआई लेन देन पर अधिभार। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई जिसे कहते हैं पर मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई शुल्क का सुझाव दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई पर 2000 रुपये से ऊपर के लेन देन पर पीपीआई शुल्क लगाए जाएंगे। तो ये आपका बस मोटा मोटी आप ये समझिए कि 1 अप्रैल 2023 से जो है यूपीआई में 2000 से ऊपर के लेन देन पर जो है पीपीआई शुल्क को लगाया जाएगा। बैंक खाते से लेकर बैंक खाता आधारित यूपीआई भुगतान या सामान्य यूपीआई भुगतान पर कोई शुल्क नहीं होगा। बैंक खाते से लेकर बैंक खाता आधारित यूपीआई भुगतान या सामान्य यूपीआई भुगतान पर कोई शुल्क नहीं होगा। वॉलेट इंटर ऑपरेबिलिटी पर नए एनपीसीआई दिशा निर्देश वॉलेट के उपयोग के लिए इंटरचेंज शुल्क स्थापित करते हैं। आइए फिर क्या है नेक्स्ट। तो इंटरचेंज दरें मर्चेंट श्रेणी कोड के अनुसार 0.5% से 1.1% की सीमा में भिन्न होती है। फिर आपका ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है वस्त्रों रुपया खाता। तो वस्त्रों रुपया खाता जो चर्चा में था, तो आइए सुनिए क्या है इसमें। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है द्वारा 18 देशों के बैंकों को भारतीय रुपयों में भुगतान निपटाने के लिए भारतीय रुपयों में जो है भुगतान को निपटाने के लिए जो है विशेष वस्त्रों रुपया खाता जिसे SVRA खोलने की अनुमति दी है। विशेष वस्त्रों रुपया खाता जो है खोलने की अनुमति दी है टोटल 18 देशों के बैंकों को भारतीय रुपये में जो है भुगतान निपटाने के लिए। इससे पहले जो है आरबीआई ने पहली बार दिसंबर 2022 में इंडियन रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए बैंकों को 5 और रूस के साथ रुपयों में व्यापार के लिए 15 वस्त्रों खाते खोलने की मंजूरी दी थी। तो इससे पहले जो है 2 देशों के साथ है, अब जो है टोटल 18 देशों के साथ है ये वस्त्रों खाता का जो है अनुमति दी गई है आरबीआई के द्वारा।
नेक्स्ट आपका है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023। तो 13 से 17 फरवरी 2023 तक आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक देश की जनता के बीच एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन करता है। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए अगर थीम देखें तो गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। क्या है आपका इस वर्ष का थीम? गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखें, वर्चुअल मुद्रा या संपत्ति के व्यापार पर कानून। वर्चुअल मुद्रा या संपत्ति के व्यापार पर कानून। केंद्र सरकार ने कहा है कि धन शोधन अधिनियम 2002 क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर लागू होगा। इसके तहत भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को वित्तीय खुफिया इकाई भारत को संदिग्ध गतिविधि की सूचना देनी होगी। वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार द्वारा ऐसी संपत्तियों में लेन देन से होने वाली आय पर 30% का कर लगाया था। देखिए फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि एशिया आर्थिक संवाद। 23 से 25 फरवरी 2023 तक भू अर्थशास्त्र व विदेश मंत्रालय का महत्वाकांक्षी वार्षिक कार्यक्रम एशिया आर्थिक संवाद के 7वें संस्करण का पुणे में आयोजन किया गया। इसकी प्रमुख थीम है एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था। एशिया आर्थिक संवाद 23 से 25 फरवरी 2023 को भू अर्थशास्त्र व विदेश मंत्रालय का महत्वाकांक्षी वार्षिक कार्यक्रम एशिया आर्थिक संवाद के 7वें संस्करण का जो आयोजन है वो पुणे में किया गया था। इसकी अगर थीम देखें तो एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था। फ्रेंड्स ये टॉपिक जो उतना इंटरेस्टेड आपको नहीं है, बट इस जो है आपके 4-5 पेजेस में है, तो इसको कर लेने के बाद जो है आपके इकोनॉमिक सेक्शन का जो है थोड़ा इससे क्वेश्चंस आपको जो है इससे रिलेट करने को मिलेगा, तो फिर वो जो है सारा आप कर ले जाओगे। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के बारे में है, तो आइए देखते हैं रियल टाइम पेमेंट सिस्टम क्या है। तो 21 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज जो है लॉन्चिंग की गई। फिर से सुनिए, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज किसके किसके बीच का है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, भारत और सिंगापुर के बीच का है। यूपीआई भारत की और सिंगापुर के पे नाउ के बीच जो है क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए जो है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज लॉन्चिंग की गई है। एक लाइन और है इसके बारे में, तो इसका उद्देश्य जो है भारत और सिंगापुर के बीच कार्ड और क्यूआर कोड का उपयोग करके भुगतान की सीमा पर अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना और व्यापार, यात्रा और ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो अब जो है हम लोग से इस लिंकेज के बाद जो है हम लोग सिंगापुर में कार्ड के माध्यम से भी जो है रुपये की लेन देन कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें विशेष। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के व्यापार संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार अमेरिका बीते वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है और उसके बाद चीन दूसरा है। वहीं 76.16 बिलियन डॉलर के साथ संयुक्त अरब अमीरात तीसरा और सऊदी अरब 52.72 अरब डॉलर और सिंगापुर 35.55 अरब डॉलर के साथ क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर रहा। अमेरिका के बारे में आइए विशेष बातें देखें, तो वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच जो है द्विपक्षीय व्यापार 22-23 में 60.65% वृद्धि के साथ 128.55 अरब डॉलर का हो गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष 21-22 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 119.5 अरब डॉलर का रहा था। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत से अमेरिका में निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में भारत से अमेरिका में निर्यात क्या क्या हुआ है देखिए। पेट्रोलियम, पॉलिश किए गए हीरे, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, आभूषण आदि हुआ निर्यात 2.81% वृद्धि के साथ 78.31 अरब डॉलर हो गया है, जो 2021-22 में जो है 76.18 अरब डॉलर था। भारत में अमेरिका से आयात, भारत में क्या क्या आया अमेरिका से वो देखिए, तो पेट्रोलियम, अपरिष्कृत हीरे, तरलीकृत प्राकृतिक गैस और सोना। इस दौरान जो है 16% वृद्धि के साथ 50.24 अरब डॉलर हो गया है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्या है इसमें, तो 22-23 में भारत का अमेरिका के साथ 28 बिलियन डॉलर का जो व्यापार अधिशेष था। 22-23 में भारत का जो था अमेरिका के साथ कितना 28 बिलियन डॉलर का जो था वो व्यापार अधिशेष था। वहीं दूसरी तरफ 22-23 में भारत चीन में व्यापार 1.5% गिरावट के साथ 113.83 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले वर्ष 115.42 अरब डॉलर था। भारत से चीन के लिए 22-23 में निर्यात 28% गिरावट के साथ 15.32 अरब डॉलर रह गया, जबकि आयात 4.16% वृद्धि के साथ 98.51 अरब डॉलर हो गया। फिर और देखिए, तो भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 2022-23 में बढ़कर 83.2 अरब डॉलर हो गया, जो इससे पिछले वर्ष 72.91 अरब डॉलर था। आइए फिर नेक्स्ट देखें क्या है टॉपिक, तो डिजिटल भुगतान परियोजना
ऑफलाइन पे, ऑफलाइन पे डिजिटल भुगतान परियोजना ऑफलाइन पे। एचडीएफसी बैंक ने व्यापारियों और ग्राहकों के लिए ऑफलाइन डिजिटल भुगतान का परीक्षण करने के लिए ऑफलाइन पे के नाम से एक पायलट परियोजना शुरू की है। किसने? एचडीएफसी बैंक ने। यह पहल क्रंचफिश डिजिटल क्रैश की साझेदारी में भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक सैंडबॉक्स कार्यक्रम के तहत की गई है। प्रोजेक्ट चरण के दौरान लेन देन 200 रुपये तक सीमित रहेगा। प्रोजेक्ट चरण के दौरान जो लेन देन है इसमें वो 200 रुपये तक ही सीमित रहेगा। तो बेसिकली आप लोग ध्यान में रखेंगे ऑफलाइन पे जो है एचडीएफसी बैंक की एक योजना है जो व्यापारियों और ग्राहकों के लिए ऑफलाइन डिजिटल भुगतान का परीक्षण करने के लिए जो है ये ऑफलाइन पे एक योजना है एचडीएफसी बैंक की। नेक्स्ट आपका है कि विश्व के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव। विश्व के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव 12 मार्च 2023 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में भारत के इतिहास में पहली बार वो विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजार शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर से सुनिए, 12 मार्च 2023 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में भारत के इतिहास में पहली बार वो विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजार शिक्षा सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया। आइए नेक्स्ट देखें क्या है इसमें। एक लाइन और है इसमें कि पुष्कर राज ठाकुर ने इस शिक्षा सम्मेलन का नेतृत्व किया। उन्होंने सोशल मीडिया ग्रोथ कॉन्क्लेव 2022 में एक साथ 3000 लोगों को सोशल मीडिया ग्रोथ पर लेक्चर दिया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2022 में दर्ज हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट है देखिए सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक के जो चर्चा में रहा है उसके बारे में देखिए। तो अमेरिका में सबसे बड़ी वित्तीय संस्थागत विफलता में देश का सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया है। अमेरिका में सबसे बड़ी वित्तीय संस्थागत विफलता में जो है देश का सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया है। वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद से अमेरिका में ये सबसे बड़ा संस्थागत वित्तीय संकट है। यह बैंक वर्ष 1983 में बिल बिगरस्टाफ और रॉबर्ट मेडरिश द्वारा स्थापित किया गया था। सिलिकॉन वैली बैंक जो है देश का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। देश का जो था वो 16वां सबसे बड़ा बैंक था। नेक्स्ट है आपका कि डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान। डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान। तो देखिए इसमें क्या है। तो 22 मार्च 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा भुवनेश्वर ओडिशा में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एक एंटरप्राइजेज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। नया डेटा सेंटर और प्रशिक्षण संस्थान 18.55 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगा और आरबीआई और वित्तीय क्षेत्र की उभरती हुई जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। तो डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के बारे में आपने देख लिया कहाँ पे इसकी स्थापना हुई है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है एक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एक एंटरप्राइजेज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान दोनों का जो शिलान्यास है वहाँ पे किया गया है। ये जो है आरबीआई को एक तरह से आप कह सकते हैं हेल्पिंग हैंड की तरह है। नया डेटा सेंटर और प्रशिक्षण संस्थान जो है 18.55 एकड़ क्षेत्र में वो कवर करेगा और आरबीआई और वित्तीय क्षेत्र की उभरती हुई जरूरतों को पूरा करने में ये जो है वो आपका सक्षम होगा। आइए नेक्स्ट देखें फिनो पेमेंट्स बैंक और आईपीएल। फिनो पेमेंट्स बैंक और राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में समझौता किया है। तो राजस्थान रॉयल्स और फिनो पेमेंट्स बैंक के बीच जो है वो आपका समझौता हुआ है डिजिटल बैंकिंग के रूप में। फिनो पेमेंट्स बैंक ने आईपीएल के सीजन 16 के लिए जो है राजस्थान रॉयल्स के साथ जो है अपने संबंध को नवीनीकृत किया है। बैंक ने पिछले सीजन में आरआर के साथ जो है डिजिटल भुगतान साथी के रूप में साझेदारी का शुभारंभ किया है। फिर नेक्स्ट आपका है कि एडीबी का अनुमान। तो एडीबी का क्या अनुमान है देखिए। एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर के चालू वित्त वर्ष 23-24 में घटकर 6.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 24-25 में 6.7% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है, जो निजी खपत और निजी निवेश से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान है। एशिया में विकास इस वर्ष 4.8% और 2022 में 4.2% से अधिक रहने का अनुमान है। एडीबी का अगर मुख्यालय देखें तो मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष अगर देखें तो एम आशाकावा है। तो आप लोगों ने देख लिया कि 23-24 में जो है ये 6.4% है एडीबी का अनुमान आर्थिक विकास दर का। 24-25 में 6.7% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है अगले वित्त वर्ष में, और 22-23 के दौरान जो है वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान है। एशिया में विकास इस वर्ष जो है 4.8% और 2022 में 4.2% से अधिक रहने का अनुमान है। तो ये जो कुछ डाटा है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा।
आइए फिर हम लोग नेक्स्ट देखें टॉपिक क्या है आपका, तो भारत की सकल घरेलू उत्पाद, तो जीडीपी के बारे में है। विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट भारत विकास अद्यतन के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.6% से 6.3% तक धीमी होने की आशंका व्यक्त की गई है। विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत विकास अद्यतन के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.6% से 6.3% तक धीमी होने की आशंका व्यक्त की गई है। तो ये पीछे आ गया है। वित्त वर्ष जो है 23-24 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति 6.6% से घटकर 5.2% होने का अनुमान है। और देश का चालू खाता जो है आपका वो देश का चालू खाता घाटा जो है वो फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.2% तक पहुंचने की उम्मीद है। तो WHO की जो है ये ये विश्व बैंक की जो है वो आपका ये रिपोर्ट है, तो इसके अनुसार ये कुछ डाटा है, आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट आपका है कि देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा, देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा, तो चीन की युआन रूस में धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर के खिलाफ मजबूत हो रही है। चीन की युआन जो है वो रूस में धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर के खिलाफ मजबूत हो रही है। इट मीन्स टू से कि वहाँ पे जो है युआन अब ज़्यादा प्रचलन में रूस में आ गया है। रूस में युआन अब अमेरिकी डॉलर से अधिक ट्रेड की जाने वाली मुद्रा बन गई है। मॉस्को एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार जो है पहली तिमाही में युआन ने रूस के विदेशी मुद्रा टर्नओवर का 23.6% हिस्सा अपने नाम किया, जबकि डॉलर का हिस्सा 22.5% था। तो देख लिया आपने, युआन जो है 23.6% हिस्सा अपने नाम किया है, जबकि डॉलर 22.5% पे रहा। यह रूस के मुद्रा बाजार में पहली बार है जब युआन ने डॉलर को पार कर लिया है, तो ये पहली बार देखने को मिला है। नेक्स्ट देखिए टॉपिक आपका क्या है, तो भारत द्वारा 770.18 बिलियन डॉलर का निर्यात, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के निर्यात आंकड़े जारी किए गए हैं। तो वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 13.84% की वृद्धि के साथ भारत का कुल निर्यात 770.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का रहा, जो 21-22 में 676 बिलियन रहा। तो कितने का जो है ये आपका छलांग है, देख लीजिए, 676 से आपका 770.18 बिलियन डॉलर का। वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के कारण माल की मांग में कमी के बीच आयात बढ़कर 892 बिलियन डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 892 बिलियन डॉलर के नए उच्च स्तर पर। इसके अतिरिक्त व्यापार घाटा वर्ष 2023 में 122 बिलियन डॉलर रहा, वहीं वर्ष 2022 में यह 83.35 बिलियन डॉलर था वह, एवं वर्ष 2023 में सेवा अधिशेष 144.76 बिलियन डॉलर रहा है। भारत से प्रमुख आयातक देश अगर देखें, भारत से प्रमुख आयातक देश तो अमेरिका पहले है, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और चीन। भारत के प्रमुख निर्यातक देश देखें तो चीन, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, रूस। तो ये आपका जो क्रम दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20। तो आइए देखिए, 25 अप्रैल 2023 को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों को जारी किया है। वार्षिक रूप से जारी भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान वर्ष 2019-20 7वां अनुमान है। इसे वर्ष 2013-14 से प्रारंभ किया गया है। इसका अगर मुख्य बातें और देखें तो आइए देखते हैं। तो देश की कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 1.13% से बढ़कर 1.35% हो गई है। आपका ईयर भी इसमें मेंशन है। कुल स्वास्थ्य व्यय में जो है आउट ऑफ पॉकेट व्यय OPE का हिस्सा 2014-15 में 62.6% से घटकर 2019-20 में 47.1% हो गया है। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 29% से बढ़कर 41.4% हो गया है। वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की हिस्सेदारी 2014-15 में 51.3% से बढ़कर 2019-20 में 55.9% हो गया है। तो इतना डेटा फ्रेंड्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप आर्थिक सर्वेक्षण वाला याद रख सकते हैं। और जो थोड़ा सा जो है आपका ये हाईलाइटेड मामला, उसको थोड़ा ध्यान में रखें। जैसे इस सब टॉपिक में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान इतने सारा डेटा है कि इसको याद रखना उतना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा इसको स्किप करके ही चलें। नेक्स्ट है आपका MP लैड्स फंड। तो क्या है इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। तो MP लैड्स फंड जो है ये केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसके तहत सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपये के खर्च के विकास कार्यक्रमों की सिफारिश कर सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा ये जानकारी लेना जरूरी है कि MP लैड्स फंड क्या है। तो हर सांसद जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये के खर्च के विकास कार्यक्रमों की सिफारिश कर सकते हैं।
फाइनेंशियल ईयर 23 में गुजरात में एमपी लैंड्स फंडों का उच्चतम उपयोग अनुपात रहा। सबसे ज़्यादा गुजरात में रहा 145.11% का उपयोग। इसके बाद झारखंड में 128.45%, कर्नाटका में 127.76% और केरला में 122.33% प्रयोग किया है। सर्वाधिक अगर धन देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। दूसरी ओर 4 केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादर नगर हवेली को जो है फाइनेंशियल 23 में कोई पैसा नहीं मिला है। तो राज्यों में सिक्किम को सबसे कम 2 करोड़ मिले हैं और सबसे कम अगर देखें तो सिक्किम को 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको कोई पैसा नहीं मिला है। सर्वाधिक धन के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद अपना बिहार और उसके बाद चौथे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट आपका है कि ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क। तो आइए इसके बारे में देखें। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से ग्राहकों के लिए जो है ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश करने हेतु एक नए फ्रेमवर्क की घोषणा की है जो 1 जून 2023 से लागू होगा। यह ढांचा मात्र लघु वित्त बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है। यह ढांचा मात्र लघु वित्त बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर जो है वो लागू होता है। इसके तहत जो है नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, लैंडफिल परियोजना या 25 मेगावाट से बड़े जल विद्युत संयंत्र शामिल हैं। ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम वित्तीय प्रणाली को संदर्भित करता है जो पर्यावरणीय रूप से अस्थायी परियोजना और गतिविधियों में निवेश का समर्थन एवं उन्हें सक्षम बनाता है। फिर आइए हम नेक्स्ट देखें क्या है आपका। तो आवक बिल भुगतान सेवा। तो केनरा बैंक और एनपीसीआई भारत बिल पे ने ओमान में जो है भारतीयों के लिए एक सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा शुरू की है। किसने मिलकर? केनरा बैंक और एनपीसीआई भारत बिल पे ने ओमान में जो है भारतीयों के लिए एक सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा शुरू की है। केनरा बैंक बीबीपीएस के माध्यम से इनबाउंड क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान की पेशकश करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इससे पहले क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान सेवा कुवैत में ही प्रारंभ थी। इससे पहले क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान सेवा जो है कुवैत में भी प्रारंभ थी। तो ये दूसरा आपका ओमान जो है वो दूसरा है जहाँ पे ये आपको सुविधा क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान सेवा जो है वो दी जा रही है केनरा बैंक के द्वारा। फिर आइए आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि विशेष खुदरा बैंकिंग पहल। तो आइए देखिए क्या है। तो एचडीएफसी बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों के उद्देश्य से विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल शुरू की है। किसने? एचडीएफसी बैंक ने। बैंक इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1 लाख नए ग्राहकों को आकर्षित करने की उम्मीद कर रहा है जिसमें अपने शाखा नेटवर्क को बढ़ाना और बाजार फंड के लिए वित्तीय उत्पादों का विकास करना शामिल है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखें क्या है। तो सर्वाधिक निर्यात वाला जिला जामनगर। तो जामनगर जो है सर्वाधिक निर्यात वाला जिला बन गया है। देखिए क्या है। भारत में गुजरात का जामनगर शीर्ष निर्यात जिला है। इसने वित्त वर्ष 2023 जनवरी तक जो है मूल्य के संदर्भ में भारत के निर्यात में लगभग 24% की भागीदारी की है। गुजरात में सूरत और महाराष्ट्र में मुंबई उपनगर दूरी के आधार पर क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है जिसने वित्त वर्ष 2023 में देश के निर्यात का लगभग 4.5% की भागीदारी की है। मुख्य उत्पाद और जिले देखें तो पेट्रोलियम उत्पाद जामनगर, दक्षिण कन्नड़, कीमती पत्थर और आभूषण सूरत, मुंबई, चावल, गेहूं और अन्य अनाज करनाल, रायपुर, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे गौतम बुद्ध नगर और कांचीपुरम, फार्मास्यूटिकल उत्पाद मेडचल मलकजगिरी। तो ये आपके ज़िले हैं और ये उनके मुख्य उत्पाद हैं जो निर्यात किए गए हैं। फिर नेक्स्ट आपका है कि आरबीएनएल को नवरत्न का दर्जा। तो आरबीएनएल को जो है नवरत्न का दर्जा मिला है। आइए देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड जिसे आरबीएनएल कहते हैं को मणिरत्न श्रेणी में जो है नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई का दर्जा दिया गया है। आरबीएनएल रेल मंत्रालय के तहत एक मिड कैप कंपनी है जिसका वार्षिक राजस्व 2021-22 के लिए 19,381 करोड़ रुपये और नेट लाभ 1,087 करोड़ रुपये है। इससे यह भारत में सीपीएसई के नवरत्न कंपनियों में 13वां स्थान पर रहा। भारत में महारत्न पीएसयूज की संख्या अगर देखें तो आपका पीएसयूज भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है पहले, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड छठा। और देखिए 7वां क्या है आपका। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। तो 8वां आपका है रॉयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और आपका 10वां देखिए क्या है।
तो 10वां आपका है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 11वां पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और आपका 12वां है REC लिमिटेड। तो ये आपके जो है वो भारत के महारत्न PSUs की संख्या है टोटल 12 महारत्न की, और मिनी रत्न का दर्जा है वो किसे मिला है, RVNL को नवरत्न का दर्जा। तो भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा मिल गया। पहले ये मिनी रत्न श्रेणी में था, अभी जो है नवरत्न के दर्जा में आ गया है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल करेंसी ई रुपया। तो ई रुपया के बारे में है, आइए देखिए क्या है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने जो है प्रीमियम भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है। कौन? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने जो है प्रीमियम भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है। बीमाकर्ता ने बैंक के ई रुपी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल मोड में प्रीमियम के संग्रह की सुविधा के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी की है। किस बैंक के साथ? यस बैंक के साथ। कुछ और इसका है देखें तो यह सुविधा रिलायंस की वेबसाइट पर और रिलायंस सेल्फ आई ऐप पर जो है उपलब्ध कराने की योजना है। ई रुपये के लिए पहला पायलट चरण RBI द्वारा 1 दिसंबर 2012 को 4 शहर मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है राज्य विकास ऋण। तो राज्य विकास ऋण के बारे में हम लोग आपका नेक्स्ट है राज्य विकास ऋण। आइए देखें इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जो है लगातार तीसरे वर्ष तमिलनाडु सबसे अधिक बाजार उधारों वाला राज्य बनकर उभरा है। कौन सा? तमिलनाडु जो है सबसे अधिक बाजार उधारी ऋण वाला जो है उधारी वाला राज्य बनकर उभरा है। फिर आइए और देखिए क्या क्या है इसमें। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में की अप्रैल फरवरी अवधि के दौरान जो है राज्य विकास ऋण के माध्यम से तमिलनाडु का सकल बाजार उधार जो है 68,000 करोड़ था। तमिलनाडु राज्य ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 87,977 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 22 में 87,000 करोड़ उधार लिए। इसके बाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र क्रमशः 51,860 करोड़ और सकल बाजार उधार में 50,000 करोड़ थे। फाइनेंशियल ईयर 23 के पहले 11 महीनों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा और गुजरात की उधारी पहले ही फाइनेंशियल ईयर 2022 में पूरे वर्ष की उधारी से अधिक हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी उधारी में तेजी से कमी की है। तो कमी में देख लिया आप लोग कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटका। और सबसे अगर हाईएस्ट का देखें तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। अधिक बाजार उधारी वाला राज्य बनकर उभरा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में अगर देखें इसका तमिलनाडु का सकल बाजार उधार जो है 68,000 करोड़ का आपने देखा डाटा है। तमिलनाडु राज्य ने जो है फाइनेंशियल ईयर 81 में 87,977 करोड़ और ये आपका फाइनेंशियल ईयर 22 में जो 87,000 करोड़ उधार लिए थे। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नीति आयोग का अनुमान। नीति आयोग का क्या अनुमान है देखिए उसके बारे में। तो नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने कहा है कि तेल की ऊंची कीमतों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बावजूद चालू वित्त वर्ष 2023-24 में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 6.5% की दर से बढ़ेगी। कितने? 6.5% की दर से बढ़ेगी। विरमानी ने आगे कहा कि उन्हें भारतीय वित्तीय क्षेत्र पर अमेरिका और यूरोपीय बैंकिंग संकट का कोई प्रभाव नहीं दिखता है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में पिछले वर्ष में हुए सभी परिवर्तनों के कारण विरमानी ने अपने भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 0.5% कम कर दिया है। फिर आपका नेक्स्ट है रेटिंग एजेंसी फिंच। तो रेटिंग एजेंसी फिंच की रिपोर्ट देखिए। फिंच रेटिंग ने जो है भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफ़ॉल्ट रेटिंग को स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBB पर रखा है। यह रेटिंग देश को मजबूत विकास दृष्टिकोण और मुद्रास्फीति के जो है कम दबाव को देखते हुए दी गई है। देश के कमज़ोर सार्वजनिक वित्त और उच्च घाटे चिंता पैदा कर रहे हैं। देश के जो है कमज़ोर सार्वजनिक वित्त और उच्च घाटे चिंता पैदा कर रहे हैं। SNDP और फिंच ने भारत को BBB जबकि मूडीज़ ने Baa3 को रेट दिया है। तो आप लोग ये याद, रेटिंग ने जो फिंच एजेंसी वो BBB की रेटिंग दी है, जबकि मूडीज़ का अगर देखें तो Baa3 का रेट दिया है, जो सबसे कम संभव निवेश ग्रेड का संकेत है। ये जो है आपका ये आपका ग्रेडिंग है वो सबसे कम संभव निवेश ग्रेड का संकेत है।
फिर आपका नेक्स्ट है कि आरबीआई का 100 डे 100 पे अभियान। तो देखिए ये क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान की घोषणा की, ताकि देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक के शीर्ष 100 दावा न किए गए जमा का पता लगाया जा सके और 100 दिनों के भीतर निपटाया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक 1 जून 2023 से अभियान की शुरुआत की। बचत चालू खातों में शेष राशि जो 10 वर्षों से परिचालित नहीं है या परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों के भीतर सावधि जमाओं का दावा नहीं किया गया है, उन्हें लावारिस जमा राशियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फिर कुछ और देखिए इसका क्या है, तो इन राशियों को बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड में स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट आपका है सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट। तो इसके बारे में देखिए, तो सांख्यिकी मंत्रालय के पहले अस्थायी अनुमान में वित्त वर्ष 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद में जो है 7.2% की वृद्धि रही, जो अनुमान से 20 आधार अंक अधिक है। यह इससे पिछले वित्त वर्ष की 2021-22 की 9.1% की वृद्धि दर से थोड़ा कम है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान देश की अर्थव्यवस्था 3.1% की दर से बढ़ी। दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान यह जो है 6.2 और 4.2% की दर से बढ़ी है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% रहा। विनिवेश बुरी तरह से प्रभावित हुआ, इससे 46,035 करोड़ रुपये की आय हुई, जबकि लक्ष्य 60,000 करोड़ रुपये जुटाने का था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखें क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ग्लोबल स्पॉन्सर। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम मास्टरकार्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में पदभार संभाला है। इसने भारत पे की जगह ली है। मास्टरकार्ड कहाँ की है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम है। इसके अतिरिक्त पेटीएम से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार पहले ही हासिल कर चुका है। फिर नेक्स्ट हम देखिए क्या है, 2000 के नोट पर बड़ा फैसला। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने संचलन से 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने सभी को 30 सितंबर 2023 तक उन्हें बदलने के लिए कहा है। हालांकि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। आरबीआई के अनुसार आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में और अन्य बैंकों में एक बार में 20,000 रुपये तक के 2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा 23 मई से उपलब्ध है। नवंबर 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के पुराने नोटों के विमुद्रीकरण के बाद 2000 रुपये मूल्य वर्ग के करेंसी नोट जो है वो पेश किए गए थे। 2000 रुपये के नोट मंगलयान का चित्र, 2000 रुपये के नोट पर जो है मंगलयान का चित्र मुद्रित है। फिर नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, टर्बो यूपीआई। तो आइए इसके बारे में देखें। तो एक प्रमुख फिनटेक यूनिकॉर्न रेजरपे ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के नेटवर्क के लिए एक क्रांतिकारी एक चरणीय भुगतान समाधान टर्बो यूपीआई पेश किया है। फिर से सुनिए, एक प्रमुख फिनटेक यूनिकॉर्न रेजरपे ने जो है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसे यूपीआई कहते हैं, यूपीआई नेटवर्क के लिए जो है क्रांतिकारी एक चरणीय भुगतान समाधान टर्बो यूपीआई पेश किया है। यह भुगतान अनुभव को 5 गुना तेज बनाने का भी दावा करता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एनपीसीआई कहते हैं, और एक्सिस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया है। यूपीआई भुगतान को तेज बनाएगा और संभावित भुगतान विफलताओं को कम करेगा। कंपनी व्यापारियों को पेमेंट गेटवे पर टर्बो यूपीआई को एकीकृत करने की भी अनुमति देगी। फिर आपका नेक्स्ट है कि इससे ग्राहकों को तीसरे पक्ष के यूपीआई भुगतान ऐप पर जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे जो है ग्राहकों को तीसरे पक्ष के यूपीआई भुगतान ऐप पर जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो यूबीआई 2021-22 स्टार्टअप मिशन। यूबीआई 2021-22 स्टार्टअप मिशन। यूबीआई ग्लोबल ने केरल स्टार्टअप मिशन के 6ठे यूबीआई ग्लोबल वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी 2021-22 के तहत बिजनेस इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स श्रेणी में विश्व के शीर्ष सार्वजनिक व्यवसाय इक्यूबेटर्स के रूप में स्थान दिया गया है। केरल स्टार्टअप मिशन के उष्मायान कार्यक्रम ने स्टार्टअप्स के लिए जो है असाधारण मूल्य, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मूल्य और एक कार्यक्रम के रूप में समग्र आकर्षण का प्रदर्शन किया। फिर नेक्स्ट आपका है सीपेस। आइए देखें क्या है सीपेस। तो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए ने निष्क्रिय कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को आसान और अधिक कुशल बनाने की दिशा में एक पहल सीपेस प्रारंभ की है। इस कदम के तहत त्वरित कॉरपोरेट निकास केंद्र या सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटर कॉरपोरेटर एग्जिट की स्थापना की गई है। इस कदम के तहत जो है त्वरित कॉरपोरेट निकास केंद्र या सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड
कॉरपोरेट एग्जिट जिसे सीपेस कहते हैं की स्थापना की गई है। सीपेस की स्थापना के साथ ही कंपनियों की हड़ताली बंद प्रक्रिया को केंद्रीकृत कर दिया गया है। इससे जो है एमसीए रजिस्ट्री पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। सीपेस के कार्यालय का उद्घाटन 1 मई 2023 को आईएमटी मानेसर जिला गुड़गांव हरियाणा में किया गया है। आइए फिर नेक्स्ट देखिए क्या है। जोमेटो द्वारा यूपीआई लॉन्च। जोमेटो द्वारा यूपीआई लॉन्च। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने अपनी खुद की यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सुविधा शुरू की है। यह रियल टाइम भुगतान प्रणाली आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से शुरू की गई है और यह उपयोगकर्ताओं को व्यक्तियों और व्यापारियों दोनों को सीधे भुगतान करने की अनुमति देगी। इस विकास के परिणाम स्वरूप जो है जोमेटो उपयोगकर्ताओं को पीयर टू पीयर में पैसे भेजने की सुविधा होगी। पीयर टू पीयर में पैसे भेजने की सुविधा होगी। आइए फिर नेक्स्ट देखें क्या है आपका। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर टीडीएस। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर टीडीएस। केंद्र ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जिसे फेमा कहते हैं के तहत 2023 में नियमों में संशोधन किया है। उदारीकृत प्रेषण योजना एलआरएस के तहत अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से भारत के बाहर खर्च करने पर 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की उच्च दर लगेगी। फिर से सुनिए। केंद्र ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत 2023 में नियमों में संशोधन किया है। उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से भारत के बाहर खर्च करने पर जो है 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की उच्च दर लगेगी। यह बदलाव 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ होगा। भारत के बाहर क्रेडिट कार्ड खर्च को एलआरएस के दायरे में लाया गया, जिसके तहत सभी निवासी व्यक्ति नाबालिगों सहित भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन के बिना प्रतिवर्ष US $2.5 लाख लगभग 2.06 करोड़ की जो है विदेश में भेज सकते हैं। चिकित्सा और शिक्षा उद्देश्यों को छोड़कर विदेशी टूर पैकेज या किसी अन्य श्रेणी में 7 लाख रुपये की सीमा से अधिक पर टीसीएस लगाया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड। तो आइए देखें। 6 जून 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो है अंतर्दृष्टि नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया। डैशबोर्ड की मदद से देश में व्यापक स्तर पर वित्तीय सेवाओं की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सकेगा और फिर इसके आधार पर काम किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आपात स्थितियों के लिए लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम शुरू करने की घोषणा की, जिससे आरबीआई की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया है। आपका नेक्स्ट है आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23। तो आइए देखें आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में क्या क्या है। आइए देखें क्या क्या है इसमें। तो भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 प्रकाशित की गई, जो 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान आरबीआई के कार्यों का अवलोकन प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 53(2) के प्रावधानों के अनुसार है। आइए इसकी मुख्य विशेषता देखते हैं क्या क्या है। एफडीआई। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत द्वारा प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। यह राशि पिछले वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 22 में पिछले वित्त वर्ष में जो 58.8 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर थी से 26% कम। फाइनेंशियल 21 में एफडीआई का प्रवाह 59.6 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर और फाइनेंशियल 20 में यह 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो ये सारा जो है हर फाइनेंशियल ईयर का थोड़ा डाटा दिया गया है, आप लोग भी देख लीजिए। शीर्ष एफडीआई देश अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत में शीर्ष 3 एफडीआई प्रवाह सिंगापुर 17.2, मॉरिशस 6.1 और संयुक्त राज्य अमेरिका 6 रहा। क्षेत्रवार अंतर प्रवाह देखें तो निर्माण 11.3%, वित्तीय सेवा में 6.8 और कंप्यूटर सेवा में 5.6। विकास अगर देखें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार जो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था को फाइनेंशियल ईयर 23 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9.1% की तुलना में 7% की वृद्धि हासिल की है। सकल घरेलू उत्पाद विकास पूर्वानुमान। भारतीय रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% होने का अनुमान लगाया है। मुद्रास्फीति अगर देखें तो 2021-22 में 5.5% से बढ़कर 22-23 में 6.7% हो गई है।
घाटा और ऋण वित्त वर्ष 2023 में सामान्य सरकार का घाटा और ऋण क्रमशः जीडीपी के 9.4% और 86.5% पर आ गया, जो वित्त वर्ष 2021-22 में क्रमशः 13.1% और 89.4% के चरम स्तर पर था। सरकार का सकल राजकोषीय घाटा फाइनेंशियल ईयर 22 में जीडीपी के 6.7% से घटकर 22-23 में जीडीपी का 6.4% हो गया। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान भारत का चालू खाता जीडीपी का 2.7% था। थोड़ा सा और है, देखिए गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। तो सकल गैर निष्पादित संपत्ति कुल अग्रिमों के हिस्सों के रूप में 2018-19 में 15.5% से घटकर दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही 5.8% हो गई। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एनपीए अनुपात अभी भी अधिक है, लेकिन इन बैंकों में महत्वपूर्ण कमी देखी है। आपका नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कुबेर। तो आइए इसके बारे में देखें हम लोग। जून 2023 की भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बेंगलुरु सर्किल ने शहर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया, जिसके तहत शहर में 4 लेन देन बैंकिंग हब और एक कॉरपोरेट वेतन पैकेज हब बनाया गया है। ये हब एसबीआई की देनदारी उत्पादों में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत बैंकिंग हब कॉरपोरेट गैर कॉरपोरेट ग्राहकों को खाता खोलने में के शुरुआती चरण से ही एसबीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बोर्डिंग करने के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे। यह सभी भुगतान और संग्रह संबंधी आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स। तो 13 जून 2023 को चेन्नई स्थित टायर कंपनी एमआरएफ शुरुआती कारोबार में 1.07% की छलांग लगाने के बाद प्रति शेयर 1 लाख रुपये के स्तर को पार करने वाला भारत का पहला स्टॉक बन गया। एमआरएफ के शेयर की कीमत ने 13 जून के कारोबारों में जो है, ये डाटा देख लीजिए, आपका 1,439.95 रुपये के सार्वजनिक उच्च स्तर को छुआ और बाद में 900 रुपये पर बंद हुआ। आपका 99,900 है, ये आपका जो है 1 लाख है, तो 99,900 रुपये पर जो है बंद हुआ है। नेक्स्ट आपका है भारत का पहला खर्च खाता। इसके बारे में देखिए, भारत का क्या है पहला खर्च खाता। मुंबई स्थित फिनो पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला खर्च खाता लॉन्च करने के लिए जो है सिकोया कैपिटल समर्थित फिनटेक हवल के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। फिनो पेमेंट्स बैंक को 4 अप्रैल 2017 को स्थापित किया गया। वह खातों को फिनो बैंक के डिजिटल बचत खाते के साथ एकीकृत किया जाएगा, जो इसके मोबाइल ऐप फिनो पे पर उपलब्ध है। यह अभिनव पेशकश जो है ग्राहकों को आसानी से अपने धन को पार्क करने, विभिन्न श्रेणियों जैसे कि खाद्य आदेश, खरीदारी, यात्रा और मनोरंजन में खर्च करने और खातों के माध्यम से किए गए सभी लेन देन पर 10% तक की बचत करने की सुविधा देती है। तो आपका जो है आर्थिक सेक्शन वाला वो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियोज में जो है आपको वो ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो है वो सेक्शन देखने को मिलेंगे और एक और सेक्शन इसी तरह का है। तो दोनों सेक्शन जो है मैं नेक्स्ट वीडियोज में एक साथ कंप्लीट करवा दूंगी। तो उसके बाद जो है एक और वीडियोज इस बुक के आएंगे, मतलब टोटल दो वीडियोज़ में जो है इस बुक को कम्प्लीट करवाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर सेशन पसंद आता है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जहाँ भी कमी लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो है आपको सारी नोटिफिकेशंस समय पे उपलब्ध हो जाए। बस इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।